खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी में बहुत स्वागत है आपका। आज हम सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की, जहां भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता शिरकत करने पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। वहीं फरीदाबाद के मस्जिद चौक पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश में आंधी तूफान और ओलावृष्टि का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता गुरुग्राम पहुंची, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में शिरकत की। इस दौरान वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने, पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने, कार्यकर्ताओं की भूमिका को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से संगठन हित में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आज गुरुग्राम पहुंची है। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें आप अध्यक्षता करते हुए नजर आए। मैम, किस तरीके से देखते हैं आज क्या गुरु मंत्र तमाम कार्यकर्ताओं को दिए? देखिए कि इस प्रशिक्षण शिविर में जो इस समय हमारे 8 जिलों में चल रहा है, उसमें हमारे 12 के करीब विषय हैं जिनके ऊपर हमारे सारे कार्यकर्ता कैसे अलग अलग क्षेत्रों में निपुण हो उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। और आज जो मेरा विषय था वो था कि राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां और उसमें निदान के हमारे क्या उपाय हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आज विपक्ष अपनी कोई भूमिका नहीं निभा रहा, विपक्ष की भूमिका होती है कि अगर कहीं पर सत्तारूढ़ सरकार कोई गलती करती है उसके खिलाफ मुद्दा उठाए, लेकिन आज विपक्ष के पास कोई दिशा नहीं है। आज विपक्ष जो है विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा है और नए नए तरीके के भ्रामक प्रचार आज विपक्ष कर रहा है। हर रोज नई बात लेके आता है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। तो आज हमने वही चर्चा करी कि आज हमारे राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। तो एक दिशाहीन विपक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। दूसरी चुनौती हमारे सामने इस समय घुसपैठ है कि किस तरीके से बाहर से ये जो घुसपैठिए हैं वो हमारे रोजगार को भी खा रहे हैं। वो जो हमारे पात्र लोग हैं जिन तक योजनाओं का लाभ जाना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं फेक आईडीज बनवाकर उस पात्रता का लाभ ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा है। और साथ ही साथ SIR के माध्यम से डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट कि भाई इन सब घुसपैठियों को हमने पहले ढूंढना है, इनका वोटर लिस्ट में से नाम कटवाना है और फिर इनको वापस उनके देश भेजना है। तो ये भी हमारे कार्यकर्ता मिलकर इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी चर्चाएं आज हमने अपने कार्यकर्ताओं भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, किस तरीके से अब संगठन को आगे लेके आप चलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला में विश्वास जताया है और एक बड़ी काम मुझे दिया है कि उसमें जिन जिन क्षेत्रों में हम कमजोर हैं, जहां हम जीत नहीं पाए, संगठन हमारा हर क्षेत्र में मजबूत है, लेकिन मैं ये मानती हूँ जहां हम जीत हासिल नहीं कर पाए वहां पर हमारी और मजबूती कैसे हो, हम कैसे वहां जीते। चाहे रोहतक लोकसभा है, चाहे हमारी सिरसा लोकसभा है, जहां हमारी विधानसभा में सीटें कम आई हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जोड़ें ताकि आने वाले चुनाव में हम 33% सीटों पर लड़ सकें। और 33% संगठन में भूमिका महिलाओं की पहले से ही है, हमने सुनिश्चित करी हुई है, लेकिन और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जुड़ें, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं अगर राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उनके लिए एक ही पार्टी है जो सुरक्षित है महिलाओं की, जो महिलाओं की चिंता करती है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। और फिर जो मोदी जी का विजन है कि 1 लाख युवा जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में आए, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा युवा हमारे साथ कैसे जुड़े उसकी चिंता हम लोग करेंगे। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार में जो महिला सुरक्षित नहीं है, आप एक महिला है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो महिलाओं को किस तरीके से आप सुरक्षा प्रदान या आपकी पार्टी उनको एकदम प्रोटेक्ट करती हुई नजर आई? देखिए कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दिशाहीन विपक्ष कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो क्या महिलाएं, आपने पश्चिम बंगाल में देखा कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ दुराचार हुआ, उसकी हत्या हो गई, और फिर भी महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो बैठी देखती रही, उन्हें एक भी आरोपी को
पकड़ा नहीं। पश्चिम बंगाल में असंख्य वारदातें हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ हुई, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। और आज जो पूरा भारत है उसमें हमारी 112 नंबर आप डायल करो, अगर किसी महिला को कहीं घर जाने के लिए भी साधन की जरूरत है तो हमारी जो गाड़ी है वो तुरंत महिला को घर पहुंचाती है। और आज जो कम उम्र की बच्चियों के साथ अगर कोई दुष्कर्म होता है उनके लिए मौत का प्रावधान लेकर आने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अगर कई महिलाओं के साथ कोई गलत काम हो जाता है तो उनको न्याय दिलवाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और महिलाओं का जब पढ़ाई होगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, राजनीतिक तौर से मजबूत होंगी, देश के लोगों की जब महिलाओं के लिए सोच बदलेगी, जिस सारे काम में मोदी जी का एक बहुत बड़ा रोल है, तो मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं के खिलाफ जितनी भी चीजें हो रही हैं वो धीरे धीरे कम आएंगी। और एक सबसे बड़ी बात कि हम बात करते हैं हमेशा सिर्फ अपने बेटियों को संस्कारित करने की, लेकिन जब हम साथ साथ बेटों को भी संस्कारित करेंगे, समाज भी साथ आएगा, तभी बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित होंगी। मैम, अंतिम सवाल, 3 ऐसी प्राथमिकताएं कौन सी रहने वाली है? प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है, कौन से ऐसे 3 काम सबसे पहले आप करने जा रहे हैं? तीनों काम यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन नई ऊंचाइयां छू रहा है, इस समय संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी जहां हम हार रहे हैं, संगठन मजबूत है लेकिन अगर हम हार रहे हैं वहां पर हमें जीत मिले। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा युवा और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पार्टी के साथ कैसे जुड़े, और जो हमारे कई पुराने कार्यकर्ता हैं जिनको मान लो हम कहीं ना कहीं जिसे कोई काम नहीं दे पाए, तो उन पुराने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन लेते हुए, नए कार्यकर्ताओं की ऊर्जा लेते हुए कैसे संगठन और तेज स्पीड से हरियाणा में दौड़े, और कैसे हम डबल इंजन की सरकार की एक योजना अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो पात्र है, जो अंत्योदय के विचार पर हमारी पार्टी खड़ी हुई है, उन तक हम पहुंचाने की चिंता करेंगे। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ हम बात करें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करें, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता नाराज है उनको अपने साथ लेके आए, और साथ ही साथ महिला और युवा पीढ़ी को भाजपा पार्टी के साथ साथ उनकी जो नीति है उन तक पहुंचाए, और साथ ही साथ उनको भाजपा में शामिल कराना इनका लक्ष्य है। और साथ तौर पर जिस तरीके से जिन लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की हार हुई थी वहां पर किस तरीके से वो अपनी जीत का जो है बिगुल बजा सके, उन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक के दौरान जो है चर्चाएं की गई, और आने वाले समय में भाजपा के हर एक कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके का जो संवाद है वो लगातार जारी रहेगा। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। भाजपा गुरुग्राम के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की शुरुआत की गई, और इस अभियान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे, और उनके साथ कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही साथ इस अभियान के तहत तमाम भाजपा जिले के कार्यकर्ताओं को विशेष जरूरी दिशा निर्देश दिए, और साथ ही साथ नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने भाजपा सरकार की जो उपलब्धियां है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरती हुई नजर आई। इस अभियान के साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के ऊपर आधारित तमाम चीजें भी लोगों को कहीं ना कहीं रूबरू कराने का प्रयास किया गया। तो उसी के साथ केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार की जो योजना है वो जन जन तक किस तरीके से पहुंचाई जा सके, उसको लेकर भी इस बैठक के अंदर विचार विमर्श किए गए। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद हरियाणा के हजारों गेस्ट अध्यापकों में खुशी की लहर है। कोर्ट ने सरकार को 2014 की पॉलिसी के तहत 2 महीने के भीतर गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। फैसले के बाद गेस्ट अध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल ने पलवल पहुंचकर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का धन्यवाद किया। रिपोर्ट देखिए। दो दशकों से नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हरियाणा के गेस्ट अध्यापकों को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत पात्र गेस्ट अध्यापकों को 2 माह के भीतर नियमित किया जाए।
इस फैसले के बाद प्रदेश भर के गेस्ट अध्यापकों में उत्साह का माहौल है। हाईकोर्ट के फैसले से खुश गेस्ट अध्यापकों का एक प्रतिनिधिमंडल पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के आवास पहुंचा और मुख्यमंत्री, नायब सैनी और मंत्री गौरव गौतम का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि यह करीब 20 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और भविष्य में भी उनकी समस्याओं को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से आप लोगों का पक्ष हरियाणा सरकार ने माननीय न्यायालय में रखा और उससे सिर्फ हमारे ही पलवल के ही लोग नहीं, पूरे हरियाणा के लोगों को इसका गेस्ट टीचरों का फायदा हुआ है। और मैं जो आपका न्यायालय का आदेश आया है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उसको पहुंचाकर वो आदेश जल्दी आप लोगों के लिए पारित हो और आपका उसको लाभ मिल सके, ऐसा हम लोग जल्दी इसका प्रयास करेंगे। और आप लोग भी माननीय मोदी जी के साथ, नायब सिंह सैनी जी के साथ समाज के कल्याण के लिए, देश और प्रदेश के विकास के लिए जिस उद्देश्य से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो अध्यापक वर्ग की है। आप लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पर है। हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाकर इसको जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए हम काम करेंगे। आप सब लोग आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सब लोग चाय मिठाई सब आनंद लेके जाइएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 20 साल के इंतजार के बाद आए इस फैसले ने हजारों गेस्ट अध्यापकों के भविष्य को नई दिशा देने का काम किया है। अब सभी की निगाहें सरकार की ओर हैं। अदालत के आदेश के अनुसार नियमितीकरण की प्रक्रिया तय समय सीमा में किस तरह से पूरी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पिछले 2 दशकों से नियमितीकरण के संघर्ष को लेकर लड़ाई लड़ रहे हरियाणा के गेस्ट टीचरों को आज एक बड़ी राहत मिली है, जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया है। और इस फैसले के तहत 2014 नियमावली के तहत हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि अब इन गेस्ट टीचरों को नियमित कर दिया जाए। इसके बाद 12,700 गेस्ट टीचर जो हैं, जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको एक राहत मिली है, उनको एक नई खुशी मिली है। और इसी खुशी को लेकर आज सभी अध्यापक जो गेस्ट टीचर्स हैं, वो आज हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के आवास पर पहुंचे। आवास पर पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम को, बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बधाई दी और उन्होंने बताया कि उनकी ये जो लड़ाई थी, पिछले 20 सालों की लड़ाई है, उसको आज न्याय मिला है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भी बताया कि ये शिक्षकों की जो ये लड़ाई है, इसमें पूरी तरीके से सरकार उनके साथ है और इन शिक्षकों को अब उनका न्याय मिल गया है। आगे भी शिक्षक की जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उसको लेकर सरकार उनके साथ खड़ी है। ये पिछले 20 सालों की लड़ाई थी अध्यापकों की। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, अपने हक की मांग कर रहे थे कि उन्हें पूरी तरीके से नियमित कर दिया जाए। और आज जब हाईकोर्ट से ये फैसला आया है, तो निश्चित तौर पर अध्यापकों में खुशी का माहौल है और हरियाणा के 12,700 अध्यापकों को अब इसका लाभ मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद अब सरकार किस तरीके से उन्हें नियमित करने पर अमल जताती है। कैमरामैन दीनदयाल के साथ मैं शशि शेखर, पलवल से। फरीदाबाद के मस्जिद चौक पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच हुई इस कार्रवाई का मकसद प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के रास्ते में आ रही बाधाओं को हटाना बताया गया। वहीं नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद ने धार्मिक स्थलों पर की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि सरकार का रवैया तानाशाहीपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विकास कार्यों के नाम पर धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। फरीदाबाद के मस्जिद चौक इलाके में सुबह से ही प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गया। कई अर्थ मूवर मशीनों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धार्मिक स्थल समेत आसपास के कई अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इसी बीच किसी भी तरह की अफवाह या विवाद की आशंका को देखते हुए पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद रखी गयी।
वहीं मेट्रो मोड़ से ईएसआई चौक और सैनिक कॉलोनी की ओर जाने वाला मार्ग बंद कर दिया गया, जबकि डीसीपी एनआईटी कार्यालय से नमस्ते चौक जाने वाली सड़क पर भी यातायात रोक दिया गया। फरीदाबाद में आज नगर निगम की तोड़फोड़ की गई है नगर निगम द्वारा, और यहाँ पर नगर निगम की जमीन थी जिस पर अवैध रूप से कुछ मकान जो है बने हुए थे। आप देख सकते हैं साफ तौर पर सामने, वहाँ पर जो है सुबह 4 बजे से ये तोड़फोड़ लगातार जारी है, और यहाँ पर कुछ धार्मिक स्थल भी थे और तमाम जो अवैध निर्माण थे वो ढहाए गए हैं और अभी भी लगातार कार्रवाई चल रही है। और आज दिन के 2 बजे तक ये कार्रवाई चल रही है। कई जेसीबी मशीन, अर्थ मूवर यहाँ पर इसमें लगाए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल, आप देख सकते हैं सामने, भारी पुलिस बल तैनात किया है। जगह जगह नाकेबंदी की गई है। इधर किसी भी वाहन का आना जाना जो है बंद किया गया, पूर्णतः पाबंदी है। यहाँ पर पहले से एडवाइजरी जारी की गई थी। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद चौक के पास से प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, नमो भारत आरटीएस कॉरिडोर भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरेगा। ऐसे में विकास परियोजनाओं के मार्ग में आ रहे निर्माणों को हटाना आवश्यक था। अधिकारियों के अनुसार भविष्य में भी परियोजनाओं में बाधा बनने वाले अन्य अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यदि देखा जाए तो इस बीच लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि प्रशासन की ओर से पहले ही रूट डायवर्जन की व्यवस्था कर दी गई थी। साफ तौर पर कह सकते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, नमो भारत आरटीएस कॉरिडोर इसी क्षेत्र से होकर गुजरेगा और ये प्रस्तावित है। इसको लेकर पहले से तैयारियां की जा रही है। जो भी यहाँ पर अवैध निर्माण रास्ते में आ रहे हैं उन सभी को यहाँ से हटाने का काम जो है लगातार किया जा रहा है। विकास परियोजनाओं के मार्ग में आ रहे जो निर्माण है उनको हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल प्रशासन इसे विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए जरूरी कदम बता रहा है, जबकि इलाके में सुरक्षा और शांति बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया। कहा जा सकता है जिस तरीके से लगातार प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ की है। सैनिक कॉलोनी से लगता हुआ एरिया है और मस्जिद चौक इसको कहते हैं, सामने जो मेरे पीछे है मस्जिद चौक पर ये कार्रवाई की गई है। और लगातार इसी तरह पूरा जो रोड है यहाँ पर अवैध निर्माण बने हुए थे, इन तमाम अवैध निर्माणों को अब प्रशासन द्वारा यहाँ से हटाया जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान पर बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से प्रदेश में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। पिछले 2 दिनों में तापमान में करीब 4.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में मौसम ने बहुत सुहावना करवट लिया है। यानी विगत 2 से 3 दिनों से इसी प्रकार का मौसम बना हुआ है। यानी अगर तस्वीरों में भी देखा जाए तो झमझमाती हुई वर्षा राजधानी दिल्ली में हो रही है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में इसी प्रकार का मौसम बना हुआ है, जिस वजह से कड़ी धूप और तापमान में लगातार जिस प्रकार से ऊंचाई देखने को मिल रही थी, यानी 47 के करीब भी तापमान पहुंच गया था, अचानक से सुहावना करवट लिया है। यानी तापमान की बात की जाए तो 33 के करीब दर्ज किया जा रहा है। वहीं इसी प्रकार का जो सुहावना मौसम है, धीमी धीमी वर्षा, आंधी, तूफान, थोड़े बहुत इस प्रकार का जो मौसम है वो राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों तक बना रहेगा। यानी तापमान लगातार गिरावट की ओर रहेगी। यानी खास तौर पे दिल्ली वासी जो गर्मी से परेशान थे, यातायात में दिक्कतों हुई थी, उससे अब राहत दिल्ली वासियों को मिलती भी नजर आ रही है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए महेंद्रगढ़ जिले में पिछले 2 दिन से हुई हल्की बरसात से तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है और महेंद्रगढ़ जिले का तापमान 35.6 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिणी हरियाणा के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी व ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। हमारे साथ स्थानीय दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, बरसात जो हुई है उससे कितने तापमान में गिरावट आई है और राहत की सांस मिली है, क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, 2-3 दिन से जो अभी बरसात, थोड़ी सी हल्की सी बरसात हुई है, इससे तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई है। उससे पहले तो इतनी गर्मी थी,
अब लोग जो है ना एसी और कूलर के बगैर काम नहीं चलता था। अब जो है 2 दिन से जो है अपने थोड़ा सा पंखे से काम चल जाता है। उस टाइम के ऊपर तो कोई ग्राहक भी नहीं आते थे दुकानों में। अब थोड़ी सी जो है ना थोड़ी सी रौनक होने लगी है दुकान, हाँ बाजार में थोड़ी सी रौनक आई है। अब देखो ये 2 दिन की रहती है, 4 दिन मतलब रहता है ये ऐसा मौसम। उसके बाद में जो मौसम चेंज हो सकता है और ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल, ये थे स्थानीय दुकानदार जो बता रहे थे कि बरसात से जरूर राहत मिली है और तापमान में गिरावट भी देखने मिली। और भी दुकानदार है, सर क्या कहना चाहेंगे? लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, बरसात हुई है, बरसात की वजह से थोड़ी सी राहत मिली है और लोग बाग घरों के बाहर निकलने लगे हैं, थोड़ी सी ठंड भी हुई है और दुकानदारी में भी थोड़ा फर्क पड़ा है और लोग आम जन को भी थोड़ी राहत मिली है, जनजीवन को थोड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय दुकानदार जो बता रहे थे कि हल्की जो बरसात हुई है उससे काफी तापमान में गिरावट है वो देखने को मिली है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि होती जा रही थी और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि 1 तारीख तक प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। उसके बावजूद 1 तारीख के बाद लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो हुई बरसात से लोगों को राहत की सांस मिली है और अस्पतालों में जो लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था, वहां पर भी मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तान। पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा के मौसम पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर हरियाणा की मौसम ने करवट ले ली है। आपको बता दें कि काफी तपती गर्मी के उमस के बाद अब हरियाणा के लोगों को राहत मिल रही है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि मौसम ने अपनी करवट बदल ली है, मौसम बदल गया है। अब तापमान काफी गिरा है, हल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही थी लगातार, उसके बाद अब अनुमान है कि काफी तेज हवाएं, आंधी, बारिश भी चल रही है, जिसके कारण लोगों को राहत मिली है। अब इस मौसम के बदलने से लोगों को राहत मिलने के साथ साथ लोग अब घरों से निकल भी पा रहे हैं। हालांकि जो मौसम विभाग है उन्होंने कहा है कि लोगों को एहतियातन बरतने होंगे और लोगों को एहतियातन घरों पर ही रहना होगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ तेज आंधी बारिश के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर मौसम के इस बदलाव से लोगों को राहत तो मिली है और साथ ही साथ जो एक आप नौतपा की बात हो रही थी कि 25 मई के साथ 25 मई से जो नौतपा की बात हो रही थी उससे काफी ज्यादा राहत लोगों को मिलने लगी है। कैमरामैन दीनदयाल के साथ मैं शशि शेखर, गुरुग्राम से। नौतपा चले हुए हैं और लगातार गर्मी को लेकर जिस तरीके से लोग परेशान थे, हालांकि अब बरसात आई है देर रात तो काफी लोगों ने राहत की सांस ली है। हमारे साथ फरीदाबाद सिविल अस्पताल के सीएमओ हैं, इनसे हम जान लेते हैं सर गर्मी को लेकर किस तरीके से देखते हैं, क्या लोगों से कहना चाहेंगे, किस तरीके से बचाव करें इस बदलते मौसम में? देखिए, बदलते मौसम में जो बचाव है, दोपहर के टाइम बाहर निकलते समय आप अपने साथ पानी लेकर के चलें और खाने पीने का ध्यान रखें कि बाहर किसी काउंटर से जो खुला हुआ उससे खाना पीना का सामान ना लें, क्योंकि वो मक्खियों से, धूल से कंटामिनेट हो जाता है। इसके अलावा सर दूसरी बात ये कि जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखने के लिए इस समय पे जिनके पास पानी की व्यवस्था नल के युक्त पानी नहीं आ रहा है तो वो पानी उबाल करके पिए। पानी उबाल करके पीने से संक्रमण दूर हो जाता है और सारी जो व्यवस्था है वो ठीक हो जाती है। अस्पताल में हमारे पास सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के इंचार्जेस को हमने आदेश दे रखे हैं। रिहाइड्रेशन सेंटर्स कॉर्नर बनाया हुआ है। दूसरा, आईवी के जो फ्लूइड्स हैं उसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धि है। इसमें सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को भी ट्रेन किया गया है आइडेंटिफाई करने के लिए कि माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर डिहाइड्रेशन के क्या लक्षण है और उसका कैसे उपचार शुरू किया जाना है। तो यदि कोई व्यक्ति आता है जिसको हीट स्ट्रोक हो गया है या डिहाइड्रेशन हो गई है तो हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स दोनों मिलकर के उसका उपचार करते हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि बचाव में ही बचाव है और उबाल कर पानी पिए तो इससे काफी राहत जो है लोगों को मिलेगी। और इसी के साथ रिपोर्टर डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।